Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Physics Magnetic Effect of Electric Current Part 4. ठीक है, तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर नहीं समझा है तो डोंट वॉच दिस वीडियो. ठीक है, वो क्लियर करने से ही ये वीडियो तुमको समझ में आएगा. आई विल गिव अ डिस्क्रिप्शन, लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन, लिंक ऑन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, वो देख लेना पहले वाला वीडियो. ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बार रिमाइंड कर दूं जिन लोगों ने अटेंड किया था लास्ट क्लास और थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम लोग इफ यू नो देयर आर थ्री थिंग्स, राइट. एक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, एक है तुम्हारा करंट और एक है तुम्हारा फोर्स, राइट. बाय नोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनी टू, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का अगर डायरेक्शन पता है यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, व्हिच इज प्योरली बेस्ड ऑन द क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो मोटर का काम क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. तो अभी तुम पूछोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कोई भी चीज, देखो सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, राइट. तो सन अगर सोर्स एनर्जी है, एनर्जी क्या है? वेरियस टाइप का है. तो उसमें से साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो तुम कभी देखना घर में जो सब मोटर का डिवाइस देखते हो, जैसे फैन इज ए डिवाइस व्हिच रन्स ऑन मोटर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर वो भी मोटर से चलता है. वो ऐसे ही चलता है क्या? नहीं, यू हैव टू गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी. नाउ मैकेनिकल एनर्जी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी. तो बेसिकली जब तुम स्विच ऑन करते हो तब फैन घूमता है, सो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो इलेक्ट्रिक मोटर अगर पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर तो क्या लिखोगे? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. तुम स्विच ऑन करने से ही पंखा चलेगा, स्विच ऑन करने से ही ग्राइंडर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट करने का डिवाइस है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, हम लोग जो इनफैक्ट पानी का जो पंप चलाते हैं ना एवरीडे घर में, तो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर से ही होता है वो. तो वर्किंग प्रिंसिपल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी पूछता है कि राइट द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है उसका जस्ट प्रिंसिपल 2 लाइन का है, वो याद रखना. कैसे काम करता है मतलब वो नहीं कि तुम डिस्क्राइब करो. ठीक है, मार्क देख लेना. अगर इफ इट इज मेंशन फॉर 1 मार्क की राइट द वर्किंग प्रिंसिपल, तो इतना सा लिखने से ही होगा. ठीक है, अगर बोले कि राइट द कंस्ट्रक्शन विद एक्सप्लेनिंग द डायग्राम एंड ऑल, तब ये तुमको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. क्या बोला? व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल मतलब कोई भी एक वायर को तुमने रेक्टेंगल शेप में शेप दे दी. ठीक है, दैट इज अ कॉइल, दैट बिकम्स अ कॉइल. उसको अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, अगर करंट भी पास किया तो a force acts. ठीक है, तो क्या बोला कि एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा which rotates it continuously. ठीक है, यही चीज को मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ फिर इजी होगा. When a rectangular coil is placed in a magnetic field, ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल. ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. इसको कहां पे प्लेस किया? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट में अगर प्लेस किया एंड करंट इज पास थ्रू. अगर यही चीज को मैंने कुछ एक कनेक्शन करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, सो अ फोर्स एक्ट, यहाँ पे क्या होगा? एक फोर्स एक्ट होगा which will rotate the coil continuously. तो वो क्या करेगा? कॉइल को रोटेट कराएगा. उसी की वजह से पंखा घूमता. ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में वो चीज घूमता है. तो दैट इज व्हाई वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जब तुम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, और करंट पास कराओगे तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा. उस फोर्स की वजह से वो चीज रोटेट करेगा. सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, राइट. अच्छा, नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो वर्किंग जो है ये तो तुमको खुद से लिखना है. ठीक है, मैं उतना
डिटेल्स में बोलूंगा, वो चीज़ को याद करके एनिमेशन वीडियो देख के तुमको खुद से लिख के भेजना है मुझे। तो दैट विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। सो फर्स्ट समझ लो कि क्या है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं ये कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि कैसे तुमको ये अरेंजमेंट करना है, कैसे बनाना है तुमको। ये एक क्या है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये है नॉर्थ साउथ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट के बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दिया और उसको हमने कनेक्ट करके देखा तो हाफ रिंग जो है ब्लू कलर का बनाया, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये जो हाफ रिंग है एक्स और वाई, इसको बोलते हैं क्या, स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये है स्प्लिट रिंग। और ये जो देखा ना P और Q जो है, ये इसको बोलते हैं क्या, कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश। मतलब तुम अभी चीज को, आई नो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जो कम्यूटेटर है, मतलब ये है हाफ रिंग स्प्लिट, इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर का काम क्या है, जब तुम उसको कार्बन ब्रश के साथ, कार्बन वी नो कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इट इज द ओनली नॉन मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन ब्रश को यहाँ पे यूज किया सो दैट जब ये रोटेट होगा ना, ये चीज मूवेबल है, ये कॉइल के साथ पूरा कनेक्टेड है। ये चीज जब कॉइल घूमेगा ये चीज भी घूमेगा। ठीक है, तो इसको एडजस्टेबल ऐसे बनाया दिया। ठीक है, तो सपोज ये चीज तो फिक्स होगा ना, कार्बन ब्रश रोटेट कौन सा करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ये चीज इसके साथ लगा हुआ होगा बट नॉट अटैच्ड। ठीक है, सिर्फ टच में रहेगा वो, ताकि वो जब घूमे इसको टच करके रखे। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन। अभी क्यों किया, बिकॉज देखो अगर करंट यहाँ से पास करोगे, सी दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से पास होगा, कन्वेंशनल करंट, सो यहाँ से कहाँ जाएगा, कार्बन ब्रश तक जाएगा। कार्बन ब्रश से अगर मैंने डायरेक्ट ये कनेक्ट कर दिया होता ये कॉइल को, तो क्या होता, जब ये घूमता ये भी चीज घूम के आपस में लपेट जाता, राइट, ऐसा हो जाता। ठीक है, वी डोंट वांट दैट, वी वांट द कॉइल टू बी स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, कार्बन ब्रश को यूज किया और कम्यूटेटर को यूज किया, सो दैट इट डज नॉट एंटेंगल बिटवीन देम, राइट। तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पे जाएगा, कम्यूटेटर से पास होते हुए ऐसे करके जाएगा, फिर आके स्प्लिट रिंग Y में आएगा, उसके बाद ये कार्बन ब्रश में आके हुए नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट, सो दैट ये रोटेट भी हो और इसमें एंटेंगल भी ना हो। ठीक है, समझ में आएगा ना? ओके, अभी देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे जो लगाएंगे, देखो हम लोगों को पता है इस पॉइंट पे क्या होगा। सपोज ये एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, ये है करंट का डायरेक्शन, ये वाला करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से हमको किसका डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। सो यूज सिंपली द लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा। देखो यहाँ पे ही समझने का चीज है, हाउ आई एम अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसका ऑपोजिट, मतलब उस साइड पे जा रहा है। ठीक है, सो फोर्स ऑटोमेटिकली किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। सो वी कैन से कि at this point, at this whole point, the force will be acting downwards direction. ये डायरेक्शन होगा किसका, फोर्स का। ठीक है, अभी देखो करंट यहाँ से तो रुकने वाला तो नहीं है, हर जगह पे फोर्स नीचे की तरफ होगा। अभी घूम के इस तरफ आता है, देखो इस तरफ कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बोलना भूल गया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, करंट भी ये डायरेक्शन में है, व्हेन दे आर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, देन द फोर्स इज जीरो। ये याद रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सो एट दिस पॉइंट कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। अभी आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, वी विल कंसीडर दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ, बिकॉज करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन।
सो ये है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ ये तो चेंज नहीं होगा। तो हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, ये ब्लैक लाइन है। करंट का डायरेक्शन कहाँ, नीचे की तरफ है। तो फोर्स कहाँ दे रहा है, अपवर्ड्स दे रहा है ना। सो फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात। तुम्हारे पास क्या लो, किस चीज से दिखाऊं, रिमोट से। ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके चारों तरफ एक वो वायर पर मतलब बांधा हुआ है। तो यहाँ पे अगर फोर्स नीचे की तरफ दे रहा है, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ और यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है और ये ऊपर की तरफ। तो एज अ रिजल्ट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। ऐसे करके रोटेशन होता है, एंड दैट इज हाउ फोर्स अलाउ इट टू रोटेट। और मोटर का प्रिंसिपल यही है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो ये है तुम्हारा हाफ रोटेशन के लिए, ठीक है। देखो आई विल लिंक ए वीडियो आफ्टर दिस, सो नो नीड टू वरी, एनिमेशन से अच्छे से समझ लोगे। पहले ये जान लो थ्योरी पार्ट, फिर वो इजी होगा, ठीक है। तुमने ये था तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, यहाँ से गया और नीचे आया, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, इसको अलाउ करेगा, इसको नीचे से और इसको ऊपर से। सो इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो ये जब डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब ये ऐसा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे नीचे से ऐसा घूमेगा, ठीक है। ये है पहला हाफ रोटेशन के लिए। जब ये साइड इस तरफ आएगा और ये साइड इस तरफ आएगा, तब क्या होगा, सेम फोर्स क्या होगा। अगर पहले इस तरफ, सपोज ये ए बी सी डी मान लेते हैं 4 पॉइंट, ठीक है। पहला हाफ रोटेशन में ए बी कहाँ जाएगा, नीचे से जाके इस तरफ पहुंचेगा और सी डी यहाँ से जाके यहाँ तक पहुंचेगा, राइट। तो सेकेंड हाफ रोटेशन में भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा। क्यों? बिकॉज देखो अगर करंट का डायरेक्शन सेम रहता, ये जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग का देखो काम क्या है, ये जो पहला हाफ रोटेशन है, x इज कनेक्टेड टू p एंड y इज कनेक्टेड टू q, राइट। लेकिन जब सेकेंड हाफ मतलब पहला हाफ रोटेशन हो गया, तो ये बैटरी है ना, मतलब ये कार्बन ब्रश p तो p रहेगा, q इज q, राइट। e की जगह p रहेगा, q की जगह q रहेगा। बट ये जो x है, ये घूम के इस तरफ आ जाएगी, मतलब x विल बी इन दिस पोजीशन नाउ, और y का पोजीशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग का काम ही है तुमको बार बार P और Q इसका डायरेक्शन चेंज करना, इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज ये अगर एक पूरा सर्कल होती तो करंट कैसे फॉलो होता, करंट यहाँ से फॉलो कर ही नहीं पाता, बिकॉज अगर तुमने इसको जोड़ दिया होता, सपोज इफ यू कनेक्ट, ये स्प्लिट रिंग नहीं होता, ये पूरा एक रिंग होता, कंप्लीट सर्कल। तो करंट ये हर बार एवरी हाफ रोटेशन में चेंज नहीं होता, x की जगह x ही रहता, y की जगह y रहता। सिंस ये बार बार चेंज हो रहा है, so that is why it is rotating in one direction. Suppose डायरेक्शन होता है ये और ये ना, तो ये पहला हाफ रोटेशन में ऐसा गया, ठीक है। फिर x की जगह y, y की जगह x हुआ, फिर सेम चीज होगा, फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर से हाफ रोटेशन में ऐसा घूमा। तो एवरी हाफ रोटेशन में ये क्या होगा, स्प्लिट रिंग उसका p और q के साथ चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इन दिस। अगर ये पूरा कनेक्टेड होता तो कैसा होता, तो करंट वैसे तो पास ही नहीं करता इस डायरेक्शन में, अगर फिर भी होता, तुमने कहीं भी करके ऐसे पास किया होता, तो क्या होता, एक हाफ रोटेशन ऐसा होता, एक हाफ रोटेशन ऐसा होता, तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं होता, कंप्लीटली घूमता नहीं है, ठीक है। सो इसी चीज का वो जरूरत है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कार्बन। देखो पहले बार x पॉजिटिव टर्मिनल से और y नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, लेकिन नेक्स्ट हाफ रोटेशन में जब y इस तरफ आएगा, x इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा नेगेटिव और x हो जाएगा y हो जाएगा पॉजिटिव एंड x हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये चीज तो फिक्स्ड है ना। चेंज कहाँ से हो रहा है, ये सर्कल और ये पार्ट, ठीक है, ये ही रोटेट करेगा। समझ में आया? सो क्वेश्चन पूछता है तुमको, देखो
कम्यूटेटर, अगर तुम अभी बोलोगे सर एक टाइम आएगा जब कम्यूटेटर रिंग तो ऐसा था ना कि अगर देखो ये स्प्लिट रिंग है, ये घूमेगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है एक पोजीशन जहाँ पे ये P है और ये Q है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर स्प्लिट रिंग आ गया, नीचे स्प्लिट रिंग आ गया, ताकि ये P और ये Q के साथ कोई कनेक्शन ही ना होगा ना एक पॉइंट, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है और मिडिल में क्या है, गैप है, इसका भी गैप है, और वो गैप के बीच में अगर P और Q आ जाए ऐसे, तो क्या होगा, कनेक्शन लॉस होना चाहिए था, क्योंकि करंट तो नहीं चलेगा अभी, सर्किट ब्रेक हो गया, राइट। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मैं फैन ऑफ करता हूँ अभी, तुरंत बंद हो जाता है क्या, नहीं ना, ऑफ करने से के बाद भी ऐसे घूम घूम के फिर बंद होता है, मतलब ये क्यों घूमता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, इट इज इन मोशन, सो इट वांट्स टू बी इन मोशन, सो दैट इज व्हाई यहाँ से जब ये पॉइंट पे आएगा फिर भी उसमें क्या रहेगा, वो जो घूम रहा था इसलिए भी मोशन है उसका, तो वो क्या होगा, घूम के फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि देखो यहाँ पे इफ यू सी पेज नंबर 89 देखो, द डिवाइस व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर और द स्प्लिट रिंग। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हिच इज द डिवाइस इन मोटर व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, ये किसका काम है, एक्स और वाई का, मतलब स्प्लिट रिंग का, ठीक है। ये एवरी हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो ब्लैक कलर का बॉर्डर में लिखा है, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग्स इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजीशन ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल पोजीशन है उसको पास करते करते उसका डायरेक्शन चेंज करना किसका काम है, स्प्लिट रिंग का काम है, ठीक है। तो एक चीज नेक्स्ट देखो तुम्हारा, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कांटेक्ट विद द रोटेटिंग रिंग ऑफ द कम्यूटेटर थ्रू देम टू सप्लाई द करंट। अगर पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश, तो क्या लिखोगे, करंट का कांस्टेंट सप्लाई देना कम्यूटेटर को, यही उसका काम है। तो क्वेश्चन में आता है कभी-कभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश, तो वो नोट डाउन करके नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लिख लो, ठीक है। या ये कंप्लीट करके लिख लेना, नोट 1 फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, नंबर 2 फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश, ठीक है। तो यहाँ से वो लिख लेना। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट जो है वर्किंग मोटर में, वहाँ पे अच्छे से वो चीज समझो कि while rotating when the coil reaches the vertical position, ये वाला जब पोजीशन होगा वर्टिकल, देन मतलब कॉइल का वर्टिकल पोजीशन, कॉइल का ऐसा है ना, तो इसका वर्टिकल पोजीशन मतलब ऐसा, जब कम्यूटेटर ये वाला होगा पोजीशन, ठीक है। तो क्या लिखा, P and Q will touch the gap between the two commutator, P और Q क्या करेगा, ये जो गैप है कम्यूटेटर का उसमें आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। And the current will cut off because connection नहीं है. Though the current to the coil is cut off when it is in the exact vertical position, the coil does not stop rotating because it already gained the momentum due to which it goes around to the vertical position. वही बात बोला, तो मैंने क्लास 9 का फिजिक्स यहाँ पे काम आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने मोमेंटम गेन किया है तो वो उसका फायदा लेगा, तो इनर्शिया की भी वजह से भी होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मोशन में है तो वो क्या चाहेगा, मोशन में ही आना चाहिए, तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैप उसमें जो होगा उसको उसका मैटर नहीं करेगा, उसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये कीप ऑन रोटेटिंग, फैन तो ऐसे नहीं तो अटक अटक के चलता ना, इस पोजीशन में आपके आने से फैन अटक जाता, फिर से घूम के ये पोजीशन में आने से फैन अटक जाता, ऐसा तो नहीं होता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, ठीक है, एंड इनर्शिया। तो आई होप तुमने समझ लिया है ऐसा। तो तुम्हारा आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इसके साथ वो वीडियो भी ऐड करूंगा, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज वर्किंग ऑफ मोटर, इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वो दोनों चीज मुझे अच्छे से लिख के भेजना विदाउट कॉपिंग इट फ्रॉम बुक और समवेयर एल्स, खुद के लैंग्वेज से, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि इतना तुम्हें समझ में आया, ठीक है। और इतना तक ही था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो शायद आज स्टार्ट नहीं करूँगा, छोड़ो आज इतना तक ही रखते हैं, ठीक है।
An electric motor works on the principle that if an electric current is allowed to flow in a conductor placed in a magnetic field, the conductor experiences a force. As you switch on an electric fan, the blades of the fan start moving. This means that electrical energy is converted to mechanical energy. This conversion of electrical energy to mechanical energy is performed by an electric motor. As you switch on an electric fan, the blades of the fan start moving. This means that electrical energy is converted to mechanical energy. This conversion of electrical energy to mechanical energy is के लिए मैंने ले लिया है कुछ मैग्नेट्स को जिनके कारण की होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसमें हम डालेंगे एक करंट कैरिंग वायर को तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। अब देखो, वैसे इस केस में मैं एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का इस्तेमाल करने वाला हूं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल के शेप में। वैसे तो मैं किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप को समझना ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब हाँ, वैसे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय तुमने रेक्टेंगुलर लूप का इस्तेमाल क्यों किया है? तो देखो, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद, अभी के लिए तुम घबराना मत। और हाँ, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए था। यहाँ पे एक बैटरी होती पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और कुछ वायर्स होती जिससे करंट जाए और फिर करंट आए बैटरी में, लेकिन मैंने उसे दिखा नहीं रखा है, ये मैं तुम्हें बाद में दिखाने वाला हूँ। तो देखो, इस रेक्टेंगुलर लूप की हर एक साइड ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। जैसे कि ये वाली साइड को ले लो, ये करंट कैरी कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। सिमिलरली ये वाली भी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाली साइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि इन सब पे अलग अलग फोर्स लगने वाला है, और हो सकता है कि इसके कारण ये लूप ये रोटेट करना चालू कर दे। आओ देखते हैं। अब ये लूप कैसे मूव करेगा, ये पता लगाने के लिए तो मुझे हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना पड़ेगा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसे खोलना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उसके बाद थंब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, FBI। अब देखो, हर साइड पे फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं उंगलियों को करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने वाला हूं। तो अब यही करते हैं, हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं, क्यों नहीं वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो देखते हैं। सबसे पहले इस पिंक वायर पे लगने वाले फोर्स का पता लगाते हैं। तो देखो, यहां पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो फिर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को अलाइन करूं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, यहाँ पे थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि पिंक वायर पे फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब अगर मैं सेम चीज इस ब्लू वायर के साथ करूं तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि ब्लू वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब आप बात करते हैं इस वायर की। देखो, इस केस में करंट ये राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट जा रही है, तो यार यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब याद करो कि हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो यानी कि इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यानी कि इस समय इस वायर पे तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली इस वायर पे भी, यहां पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यानी कि इस केस में हमारी कॉइल पे केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। अब मैं इसे दिखा देता हूं कुछ ऐसे। तो अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कॉइल ये कैसे मूव करने वाली है? तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो, यहां पे मैंने एक बोर्ड को ले लिया है और मान लो कि ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल, तो यानी कि इस साइड पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इस साइड पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये कॉइल कुछ ऐसे स्पिन करने लगेगी। देखो, यहां पे स्पिनिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यानी कि हमारे केस में भी हमारी कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगी कुछ ऐसे। अब देखो, अभी तक तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स और इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं, क्योंकि देखो, अभी भी इस वायर पे करंट ये अंदर की तरफ जा रही है
और मैग्नेटिक फील्ड ये अभी भी लेफ्ट के डायरेक्शन में है, तो यानी कि फोर्स ये अभी भी ऊपर की तरफ होने वाला है। सिमिलरली इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ होने वाला है। लेकिन तुम अभी ये सोच सकते हो कि राम, ये वाला वायर ये तो अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रहा। पहले ये पैरेलल था तो इसलिए इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो यार ये कुछ एंगल बना रहा है, तो यानी कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, और सिमिलरली इस वायर पे भी अब कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इन दोनों वायर पे लगने वाला फोर्स ये हमारे स्पिनिंग मोशन को अफेक्ट करेंगे ना, तो ये सही नहीं है। आओ देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और हमारी करंट ये थोड़ी नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। हाँ, तो यानी कि हमारी थंब ये पॉइंट कर रही है अंदर के टुवर्ड्स, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये लगने वाला है अंदर की तरफ। और सिमिलरली अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यानी कि इस केस में हमारी थंब ये बाहर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये बाहर के टुवर्ड्स लगने वाला है। तो यार ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल के साथ कर क्या रही हैं? तो देखो ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल को खींचने की कोशिश कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन देखो घबराने की बात नहीं है, हमारा कॉइल ये थोड़ा मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करूँ कुछ ऐसे, तो बोर्ड को कुछ होता नहीं है, और इनफैक्ट इन फोर्सेस के कारण ये बोर्ड ये रोटेट भी नहीं कर रही है। तो यानी कि इन फोर्सेस के कारण इनके बोर्ड के रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इन दोनों फोर्सेस के कारण इस कॉइल की स्पिनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि पूरे मोशन में, पूरे स्पिनिंग मोशन में हम इन दोनों वायर पे लगने वाले फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यार इस कॉइल की स्पिनिंग को स्टडी कर रहे हैं ना, और ये दोनों फोर्सेस ये स्पिनिंग पे तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो यानी कि अब हमारी कॉइल ये रोटेट करने वाली है आसानी से, कुछ ऐसे। लेकिन तुरंत ही एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। देखो इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें बोर्ड को दिखाता हूं। तो देखो अगर हमें चाहिए कि हमारा बोर्ड ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे, तो इसके लिए मुझे हमेशा राइट साइड को नीचे की तरफ ढकेलना पड़ेगा और लेफ्ट साइड को ये हमेशा ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। लेकिन यार यहां देखो, जैसे ही हमारी पिंक वाली वायर ये राइट साइड में आई, तो वैसे ही यहां पे फोर्स ये तो अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, और हमारी ब्लू वायर जो कि लेफ्ट में आ गई है अब, इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यानी कि यार ये कॉइल ये तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है। ये पहले स्लो डाउन हो जाएगी और फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और देखो अब ये फोर्स फिर से ऊपर है और यहाँ पे नीचे, यानी कि ये फिर से कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यार ये तो एक अच्छी मोटर है नहीं, ये तो एक भी चक्कर को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो देखो हमें चाहिए कि हमारा कॉइल ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटता रहे। तो यानी कि इसके लिए जब हमारी कॉइल इस पोजीशन पे आए, तो देखो इस वायर पे लगने वाला फोर्स इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे हो जाना चाहिए। सिमिलरली इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये अब नीचे से ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, तभी तो ये लूप ये अपने साइकिल को कंप्लीट कर पाएगी यार। तो यार यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करें? तो इसके लिए हम लेके आते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल को। देखो अभी थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, हमें चाहिए कि थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट करे। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। या तो तुम, पहला तरीका ये है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये भी लेफ्ट पॉइंट कर रही है इसे राइट कर दो, लेकिन करंट की डायरेक्शन को सेम रखना। अब इसे खुद से अगर तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। लेकिन यार इसे कर पाना प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ये मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। अब यार ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो इसे हम नहीं करने वाले हैं। अब देखो दूसरा तरीका ये है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तुम सेम रखो, लेकिन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारी हैंड कुछ ऐसे दिखेगी। देखो थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब इस वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाला है। तो यानी कि ऐसे ही अगर मैं पूरे कॉइल में करंट को रिवर्स कर दूं, तो यानी कि हर जगह पे फोर्स ये अब रिवर्स हो जाने वाला है। इस वायर पे फोर्स अब नीचे की तरफ लगेगा, इस वायर पे फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा, और हमारी कॉइल ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चक्कर को पूरा कर पाएगी। अब देखो अगर तुम सोच रहे होगे कि राम तुम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करने वाले हो, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं, घबराओ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मेरी कॉइल आधा चक्कर को कंप्लीट करेगी, वैसे ही हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा।
तो अब इस हाथ को हटाते हैं और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को स्विच करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने करंट को स्विच किया, हमारी फोर्सेस की डायरेक्शन ये भी स्विच हो गई और अब हमारा ये कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर को पूरा कर सकता है, कुछ ऐसे। लेकिन देखो जैसे ही ये वाली पोजीशन आएगी, ये ब्लू वाला वायर राइट में और पिंक वाली वायर लेफ्ट में, तो हमारे फोर्सेस ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये राइट में फोर्स ऊपर है, लेफ्ट में फोर्स नीचे है। तो यार अब तो हमारी कॉइल ये कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ को करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे करंट को फिर से स्विच करेंगे और हमारे फोर्सेस ये स्विच हो जाने वाले हैं और फिर हमारी कॉइल ये कंटिन्यू करने वाली है रोटेट करना। तो यानी कि अगर हम हर आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देना, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी स्विच हो जाने वाली है और हमारा ये लूप ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया है रोटेशन मोशन में। अब हाँ, वैसे ही इस एनिमेशन में मैं हमेशा इसे पॉज कर दे रहा हूं जब भी करंट स्विच कर रही है, ताकि तुम इसे क्लियरली देख पाओ, लेकिन असलियत में ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अब देखो एक आखिरी चीज, हम कैसे इस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करें ताकि इसमें हमेशा एक करंट फ्लो करता रहे, और हम ये कैसे हासिल करें कि हर आधे साइकिल के बाद इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये स्विच कर जाएगी ताकि ये कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी और ये कनेक्टेड है कुछ वायर से। अब मैं इन वायर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर देने वाला हूं अपने कॉइल से, कुछ ऐसे। अब जैसे ही ये कनेक्शन पूरा होगा, वैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगी और ये कॉइल रोटेट करना चालू कर देगी। लेकिन देखो इस कॉइल के साथ साथ ये वायर्स ये भी रोटेट करने लगेंगे और ये उलझने लगेंगे, कुछ ऐसे। तो यार ये तो दिक्कत की बात हो गई और हमारा कॉइल भी अब इस पोजीशन पे आ चुका है। हमें अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे हासिल करें? तो देखो इसके लिए हम बैटरी को रिवर्स कर सकते हैं या फिर हम इस कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। मैं इस वायर को यहां ज्वाइन कर दूंगा और इस वायर को यहां, ताकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे और फिर फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाए, कुछ ऐसे। लेकिन देखो सवाल ये है कि यार ये चेंज इन कनेक्शन ये हम ऑटोमेटिकली कैसे करें ताकि ये खुद से होता रहे, खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो इससे करने के लिए हमें एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे हम बुलाते हैं कॉम्यूटेटर। तो ये हो गया कॉम्यूटेटर। इसमें होते हैं स्प्लिट रिंग्स, मतलब कि दो आधे मेटालिक रिंग्स जिनके बीच में की थोड़ा सा गैप हो, और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉइल से। यानी कि हमारा कॉइल अगर रोटेट करेगा तो ये उसके साथ साथ रोटेट करने वाले हैं। और फिर इसमें होते हैं दो कार्बन ब्रशेस जो कि कनेक्टेड होते हैं वायर से और फिर हमारी बैटरी से। अब देखो ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ब्रश इस रिंग को टच कर रहा है। अब अगर ये रिंग रोटेट करना चालू कर दे तो ये ब्रश उसके साथ रोटेट करने वाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर स्लिप करता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। और हाँ, क्योंकि हमारी कार्बन ब्रश ये टच कर रही है हमारे स्प्लिट रिंग को, तो इसलिए यहाँ इस बैटरी से निकलने वाला करंट ये इसके थ्रू कॉइल में एंटर कर जाएगा और फिर ये वापस इसके थ्रू ये वापस आ जाने वाला है। तो यानी कि इस सेटअप की मदद से हमारे कॉइल में कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकती है। और हाँ, ये अब रोटेट करना चालू कर देगा, कुछ ऐसे। और इस सेटअप की मदद से देखो ये कार्बन ब्रश ये कनेक्टेड नहीं है ना स्प्लिट रिंग से, ये बस टच कर रही है। तो इसलिए जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो हमारी वायर्स ये इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली हैं, ये उलझने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आखिरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे ये सेटअप हर आधी साइकिल के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो देखो अभी ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ब्लू वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ध्यान देना आधे साइकिल के बाद क्या होता है, ये जब हमारी कॉइल ये इस पोजीशन पे आ जाए तो देखो ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये अब इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में है। तो यानी कि अब करंट ये ऐसे जाएगा और ये कॉइल में ऐसे एंटर करने वाला है, ऐसे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये ऐसे निकल के ये वापस आ जाने वाला है। यानी कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो चुकी है, कुछ ऐसे। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाएगी, और इसका मतलब कि हमारा कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना कंटिन्यू करेगा, कुछ ऐसे। लेकिन कब तक? ये देखो ये फिर से कांटेक्ट यहां पे चेंज। हाँ देखो ये पिंक वाली रिंग ये अब फिर से वापस से कांटेक्ट में आ गई है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये कांटेक्ट में है अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे एंटर, और ये वापस से ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, यानी ये करंट ये फिर से रिवर्स हो गया है
और फोर्स भी रिवर्स, और फिर ऐसे ही हमारी कॉइल ये कंटिन्यूसली ये रोटेट करती रहेगी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कनेक्शन में चेंज ये खुद से हो रहा है, हम बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि कम्यूटेटर की मदद से हमने एक कंप्लीट मोटर एक्शन को हासिल कर लिया है। If you like this video, give a big fat thumbs up. I'll see you on the next class. तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना और सेफ रहना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय।